हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी, जो कि यूपीएससी जीएस सेकेंड पेपर का पार्ट है। तो इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे आज से। और जो भी हिस्ट्री का जो लेक्चर आ रहा था आप लोगों को, सब्जेक्ट जो ऑप्शनल और जीएस दोनों में पढ़ा रही थी, वो भी आपका साथ साथ आता रहेगा हिस्ट्री अपने टाइम पर। इधर बीच लेक्चर नहीं आ पाया था कुछ कारण से, तो अब डेली आप लोगों को हिस्ट्री का भी एक लेक्चर मिलता रहेगा और डेली पॉलिटी का भी एक लेक्चर आप लोगों को मिलेगा, जो आज से हम लोग इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी पॉलिटी है इसका रोल क्या है यूपीएससी के एग्जाम में। इसका रोल कितना है, ये कितना जो एरिया है कवर करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यूपीएससी का जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है मेंस में, जीएस 2 पेपर जो होता है, ये इसका पार्ट है। तो इसमें कम से कम इसमें 70 से 90 अंक का इसमें आता है, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत ही ज़्यादा इसका जो योगदान है। तो इसलिए पॉलिटी हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। आप लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स में भी अगर लोअर लिमिट हम ले लें तो 15 क्वेश्चन, बिल्कुल लोअर लिमिट ले रही हूँ, कितना भी अगर कम क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे तो 15 से कम तो नहीं आ सकते हैं। और मैक्सिमम अपर लिमिट आप लेंगे तो 22 क्वेश्चन। तो 15 से 22 क्वेश्चन तक ये प्रीलिम्स में आते हैं पॉलिटी के। और बहुत ऐसे पॉलिटी की खासियत ये है कि बहुत ऐसे इसके पार्ट हैं, इसके टॉपिक हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि कॉमन आप लोगों को पढ़ना है। बस कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेंस का पढ़ना है, नहीं तो इसमें जो भी टॉपिक है प्री और मेंस के कॉमन ही होते हैं। तो इसकी जो तैयारी है हम साथ साथ कर सकते हैं, प्रीलिम्स के और मेंस एग्जाम के दोनों की तैयारी साथ साथ ही हो सकती है, अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो भी इसमें करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी इसमें लेक्चर होगा हमारा, तो वो मेंस टू प्रीलिम्स होगा, मेंस टू प्रीलिम्स होगा। और फ्रेंड्स, मैं इसका आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर ये लेक्चर जितना भी मैं पढ़ा दूंगी, अगर कोई भी जो भी अभ्यर्थी हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरे लेक्चर को पूरे अच्छे तरीके से देख लेंगे, उसे अगर एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, तो उनके चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो या मेंस के क्वेश्चन हो, वो बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि इतना मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से जितनी भी आएंगे सारे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अपनी भी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी, आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। इससे आप लोगों को कंसेप्ट भी, मतलब कंसेप्ट तो समझना ही होगा। जो भी फैक्ट की ज़रूरत होगी, जहाँ पे फैक्ट आएगा वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन आपको अपने से भी इस बुक को पढ़ना होगा। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक आती है जो कि बिल्कुल सर्वमान्य है, उससे लगभग सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगी कि जो भी हमारे लेक्चर हैं, जो भी इस पर मैं क्लास ले रही हूँ, उससे आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो इस पे मतलब आ जाए आपके क्वेश्चन। तो देखिए, ये इसका योगदान होता है प्रीलिम्स का, पॉलिटी का, प्रीलिम्स में भी और मेंस के भी। तो इसमें इसी हिसाब से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और जो फ्रेंड्स, ये इसमें जो पढ़ाने का हमारा तरीका होगा, पहले तो देखिए, पहले मैं जो भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए अमुक टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, तो मैं उससे रिलेटेड पहले आपको क्वेश्चन रखूंगी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड जो भी ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी, ताकि इस टॉपिक को आप लोग पढ़ के इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर पाएंगे। तो ये हमारा तरीका होगा। मतलब सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, स्टार्ट करूंगी, तो हर एक टॉपिक का यही हमारा तरीका होगा पढ़ाने का। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि जो पहले हम क्वेश्चन को रख लेते हैं, इसलिए उसकी जो आंसर जानने के लिए एक उत्सुकता आ जाती है मन में
तो क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो उसका उत्तर लिखने के लिए उसके बाद जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम मुझे ऐसा लगता है कि हम उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और हमारे क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। तो साथ साथ आपको क्वेश्चन लिखते भी चलना है और टॉपिक को समझते भी चलना है। तो इसी प्रकार से इन सब चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगी। तो बस इतना ही है फ्रेंड्स। बाकी आप लोग सिलेबस और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है अपने पास रखिए। आपके पास हमेशा ये चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें, क्योंकि यही जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यही हमारे मार्गदर्शन है, दर्शन करती है। और इसी से हम जान पाते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है कि क्राइटेरिया क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। बाकी कोई और चीज हमें जानने के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन और सिलेबस जो है, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर साथ साथ आप लोग लिए चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जो सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा एरिया को कवर करने वाला है और सबका लगभग ये बहुत पसंदीदा होता है। तो चलिए इसे हम लोग आज से इसकी शुरुआत करते हैं और डेली आप लोगों को ये लेक्चर एक एक लेक्चर मिलता रहेगा। जो भी और हमारी हिस्ट्री की जो भी लेक्चर आ रहा है वो भी साथ साथ आपको लेक्चर मिलता रहेगा। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का इसका शुभारंभ करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसकी जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़े उसका बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे जैसे कि मैंने कहा कि हम क्वेश्चन रखेंगे, तो पहले तो ये आप जान लीजिए इसकी एक परिचय कि किस वे में किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता। आप लोग देखेंगे कि संवैधानिक नैतिकता पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। सेकंड है कि भारतीय संविधान की प्रकृति और भारतीय संविधान का निर्माण, ये भी पढ़ा जाएगा। बहुमत के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, इस प्रकार के जो होते हैं तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को देखा जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसको देखेंगे। फिर भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, या प्रस्तावना, तथा इसमें निहित जो भी संविधान के दर्शन है, ठीक है, इसके दार्शनिक पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखिए, जो ये टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है, संविधानवाद और तथा संवैधानिक नैतिकता है। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बनने की संभावना है, सबसे पहले तो उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले ही मैं रख दी हूँ, तो इससे पहले सब देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान से क्या तात्पर्य है। क्या भारतीय संविधान से क्या भारतीय संविधान में संविधानवाद की अवधारणा पाई जाती है, बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान का तात्पर्य पूछा जा रहा है और भारतीय संविधान में क्या संविधानवाद की अवधारणा है, इसे बताना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा पहले, लेकिन अगर हमारा लेक्चर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, लेक्चर कंप्लीट होते होते, बस यही टॉपिक कंप्लीट होते होते आप लोग इस दिए गए जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी पूर्वक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज पेशेंस बनाकर इस पूरे लेक्चर को एक बार देख लीजिए और इसी एक ही लेक्चर से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको एक ही लेक्चर में कवर कर दूं, या तो बड़ा टॉपिक रहेगा तो मैं 2 लेक्चर कर सकती हूँ, लेकिन एक ही लेक्चर में मैं इसे कवर करने की कोशिश करूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में यदि संविधानवाद की अवधारणा को हटा दिया जाए तो यह महज एक अलोकतांत्रिक संविधान बनकर रह जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक लिख दिया गया है, गलत टाइप है। अलोकतांत्रिक संविधान बनकर रह जाएगा, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, ये बताना है। तो आप लोग जब संविधान जान लेंगे अच्छे से कि होता क्या है, संविधानवाद भी जान लेंगे और संवैधानिक नैतिकता भी जान लेंगे, तो ये क्वेश्चन यूं ही बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, लेकिन लेक्चर कंप्लीट होते होते आपको बिल्कुल ही ये टफ नहीं लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या संवैधानिक नैतिकता संविधानवाद की डिग्री की गारंटी है। डिग्री का मतलब होता है वैल्यूज, मूल्य, ये होता है। तो क्या डिग्री की गारंटी है संविधानवाद की, इस पर टिप्पणी करना है।
चौथा क्वेश्चन है कि देश की सरकारों को संविधानवाद में बढ़ावा लाने के उद्देश्य से आखिर क्या कुछ प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान एक अधिनियमित संविधान है, इसका तात्पर्य बताइए। मतलब अधिनियमित संविधान का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे पूछने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संविधान से संविधानवाद को हटा दिया जाए तो भारत का लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाएगा। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? तो अभी तो संविधानवाद आप लोग जानते ही नहीं है कि संविधानवाद क्या होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोगों को सही नहीं लग रहा होगा, टफेस्ट लग रहा होगा, तो इसको देख लेते हैं पहले। तीनों ही चीजों को बड़ी ही आसानी से हम समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में और सरलता से आप लोगों को मैं बता सकूं, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी को देखते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या होता है। ठीक है, हमारा पहला जो क्वेश्चन था संविधान का तात्पर्य बताइए, तो उसी रेफरेंस में हम लोग देखेंगे कि संविधान क्या होता है। तो देखिए, संविधान किसी भी देश का एक वैधानिक दस्तावेज होता है और इस दस्तावेज में देश के शासनिक, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु निहित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दस्तावेज किसे कहते हैं, कोई भी एक कॉपी है, उसमें कुछ लिखा गया है तो वो दस्तावेज हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉपी है, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, तो इसमें मान लीजिए कुछ लिखा नहीं गया है, तो क्या इसको दस्तावेज कहेंगे? इसको दस्तावेज नहीं कह सकते, क्योंकि दस्तावेज के लिए कुछ ना कुछ उसमें लिखा होना आवश्यक है, तो उसे हम दस्तावेज कहते हैं। लेकिन संविधान, जैसे संविधान भी हमारा है, तो उसमें भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो कैसा दस्तावेज है? मान्यता प्राप्त वैधानिक दस्तावेज है। कैसा है? मान्यता प्राप्त एक वैधानिक दस्तावेज है जो विधि पूर्वक मान्य है, एक ऐसा दस्तावेज है। और इस दस्तावेज में जिस देश का संविधान है, उस देश के जो शासन है, प्रशासन है, वो किस प्रकार से संचालित होंगे, उसकी प्रक्रिया किस तरह से चलेगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके प्रावधान क्या होंगे, ऐसे बिंदु इस दस्तावेज में निहित होते हैं। तो इसी को हम संविधान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और देखते हैं। देखिए, संविधान को देश की सर्वोच्च विधि या मूल विधि कहा जाता है। जैसे सर्वोच्च विधि और मूल विधि। तो सर्वोच्च विधि का मतलब, जैसे मान लीजिए कि जो देश है उसमें सरकार के अंग भी होते हैं, जैसे कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। ठीक है, और जैसे विधायिका का काम है लॉ बनाना, कानून बनाना, तो ये जो विधायिका कानून बनाती है, ये ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि संविधान को चुनौती दे। जैसे ये संविधान की जो ये बुक है, इसमें जो भी प्रावधान निहित है, वही ऐसा कानून विधायिका द्वारा नहीं बनाया जा सकता, या बनाया जाएगा तो लागू नहीं हो सकता जो कि इस जो संविधान में दिए गए जो प्रावधानों को चुनौती देता हो। तो ये चीज, इसीलिए ये क्या हो गया, सर्वोच्च विधि इसका हो गया। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये कानून है, ये बी कानून है। ये कानून विधायिका ने बनाया जो कि इसमें निहित प्रावधानों को चुनौती नहीं देता है, चैलेंज नहीं करता है, इससे रिलेटेड बिंदु इसमें निहित है। ठीक है, तो इसको सर्वसम्मति पूर्वक इसको पारित कर दिया जाएगा, इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जो बी कानून है, इसमें जो भी कानून बनाया गया है, जो भी प्रावधान इसमें दिए गए हैं, वो इस संविधान में निहित प्रावधानों को चैलेंज देता है, चुनौती देता है, इससे समतुल्य नहीं है, इससे विपरीत जाके कार्य मतलब करने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो ये इस जो कानून को है खारिज कर दिया जाएगा, इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वोच्च विधि क्या हुआ, संविधान हुआ। मतलब जो कुछ संविधान में लिखा है उसी के अनुसार हमारे देश का शासन प्रशासन चलेगा, इससे अलावा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि सरकार
किसी भी कोई कानून बनाती है और उसको लागू करवाती है, तो उसके लिए हमारे देश में एक निष्पक्ष न्यायपालिका है, जिसका उसको पुनरावलोकन करती है और उसको चैलेंज करने से और संविधान के उल्लंघन होने से बचाती है। जैसे आप देखेंगे इंदिरा गांधी की भी सरकार में बहुत ऐसी चीजें हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे अपना कदम उठाया था। और ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे मूल एक बार संविधान के, यहाँ तक कि संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जिसमें बहुत सारे केसेस आए थे, मिनर्वा मिल, केशवानंद भारती संविधान, तो ये सब केसेस आए थे। तो इसमें इसके तो लोग प्रियम्बल के ही मतलब संशोधन कर दिए। तो इसमें भी एक बोला गया कि संविधान में तो जो प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सर्वोच्च विधि या मूल विधि किस प्रकार से है हमारे संविधान। आगे के संविधान द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि सरकार के विभिन्न जो अंगों की शक्तियों की परिसीमा क्या होगी। जैसे सरकार के विभिन्न अंगों का क्या मतलब है, वही न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका। तो इसकी सीमा क्या होगी, इसकी शक्ति की सीमा क्या होगी, परिधि क्या होगी, इनकी शक्तियों का सीमांकन कौन करता है, संविधान द्वारा ही किया जाता है। हर एक चीज का प्रावधान इस संविधान में निहित है। ठीक है, निहित होता है किसी भी देश के संविधान में हर एक चीज का प्रावधान निहित होता है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और वो अपने शक्तियों का कहाँ तक उसका प्रयोग कर सकता है। तो ये चीज का जो निर्धारण कौन करता है, संविधान ही करता है। आगे के संविधान यह बताता है कि संविधान की प्रकृति क्या होगी, जैसे एकात्मक होगी या संघात्मक होगी या अर्ध संघात्मक होगी, जैसे इसे प्रकृति कहते हैं संविधान का। तो संविधान की प्रकृति क्या होगी, यह संविधान ही बताता है कि एकात्मक होगी या संघात्मक होगी या अर्ध संघात्मक होगी। वो हम लोग आगे देखेंगे कि किसकी संघात्मक होती है, किसकी एकात्मक होती है, किसकी अर्ध संघात्मक होती है। इस चीज को हम लोग आगे इसकी व्याख्या करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा संविधान क्या है, संविधान से तात्पर्य क्या होता है, वास्तव में संविधान कहते किसे हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए संविधान में एक चीज देखिए दो प्रकार का होता है, ये या तो लिखित होता है संविधान, ठीक, या तो अलिखित होता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि लिखित या अलिखित से हम क्या समझते हैं। वैसे अगर समझना हमें रहेगा तो हम क्या समझेंगे, हम तो ये समझ लेंगे भाई ये लिख दिया गया है तो ये लिखित संविधान हो गया है, और ये अलिखित संविधान है तो मतलब ये कुछ लिखा ही नहीं गया होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब देखिए ये होता है कि लिखित संविधान का मतलब ये होता है, देखिए कि संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित हो, वास्तव में वह लिखित ही होता है। ठीक है, लिखित ही होता है। फर्क बस इतना होता है कि लिखित संविधान एकल दस्तावेजी होता है और अलिखित संविधान बहुदस्तावेजी होता है। ठीक है, जैसे अब एकल दस्तावेजी और बहुदस्तावेजी का मतलब मैं समझा दे रही हूँ। जैसे देखिए संविधान के जो सरकार के जो अंग है, न्यायपालिका, ठीक, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है। तो जैसे एकल दस्तावेजी का ये मतलब है कि जो लिखित संविधान होता है तो न्यायपालिका के प्रावधान जितने भी होंगे और कार्यपालिका के जो प्रावधान होंगे और विधायिका के जो प्रावधान होंगे उसके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होगी। जो संविधान की एक ही बुक होगी, उसके अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग मतलब उसके जो प्रावधानों की अलग अलग संविधान नहीं होगा। तो उसके लिए क्या हो गया, एक ही मतलब एकल दस्तावेजी हो गया। लेकिन बहुदस्तावेजी का मतलब वो है कि न्यायपालिका के लिए अलग हो गया, कार्यपालिका के लिए अलग हो गया, इसके लिए अलग संविधान लिखा जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। और विधायिका के लिए अलग दस्तावेज, मतलब इसके लिए अलग बुक होगी जिसको संविधान कहेंगे। तो इसके लिए क्या है, अलग होगा। तो ये क्या हो गया, बहु मतलब तीन है तो तीन हो गया, एक इसके लिए एक इसके लिए एक इसके लिए, तो ये क्या हो गया, बहुदस्तावेजी हो गया। यही इसका अंतर होता है। तो इसको अलिखित संविधान कह दिया जाता है और एकल दस्तावेजी होने का मतलब इसको लिखित संविधान कह दिया जाता है। आमतौर पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि अलिखित कह दिया तो लिखा ही नहीं गया। अरे ऐसा कुछ नहीं, लिखा ही नहीं गया, हवा में थोड़ी बातें होती है। तो लिखा हर चीज गया रहता है, चाहे लिखित हो या अलिखित। वास्तव में संविधान क्या होता है, लिखित ही होता है। इसका बस यही है कि लिखित संविधान एकल दस्तावेजी होता है और अलिखित जो संविधान है वो बहुदस्तावेजी होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं फिर कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। एक तो अंतर मैंने ये बता दिया कि लिखित और अलिखित के क्या मतलब है, दस्तावेजी और एकल दस्तावेजी और बहुदस्तावेजी। ठीक है, ये वही है फर्स्ट पॉइंट, वही पे मैंने रखा है। सेकेंड है कि जो लिखित संविधान किसी न किसी संविधान सभा की सतर्क निर्णय का परिणाम होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है कि लिखित जो संविधान होता है किसी न किसी संविधान सभा के सतर्क निर्णय का परिणाम होता है। ठीक, और अलिखित संविधान के लिए कोई संविधान सभा गठित नहीं होती है, यह किसी भी योजनाबद्ध निर्णय का परिणाम नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जो संविधान है लिखित वाला, उसके लिए एक संविधान सभा गठित होगी। जैसे भारत का संविधान है तो इसके लिए एक संविधान सभा गठित हुई थी और संविधान निर्माताओं द्वारा एक निर्णय लिया गया था और उसी का ये परिणाम है जो संविधान आज हमारे रूप में है। लेकिन अलिखित संविधान के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके लिए कोई भी संविधान सभा का गठन नहीं होता है, ये किसी भी योजनाबद्ध निर्णय का परिणाम नहीं होती है या इसे बनने की ना ही कोई निश्चित तिथि होती है। जैसे लिखित संविधान के बनने की एक निश्चित तिथि होती है, जैसे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अलिखित संविधान के बनने का कोई भी निश्चित तिथि नहीं होती है। तो ये लिखित और अलिखित संविधान के बीच अंतर होता है वह तारीख। देखिए, जैसे अधिनियमित किसे कहते हैं, अधिनियमित संविधान किसे कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अधिनियमित संविधान का मतलब बताइए, तो उसके लिए हम लोग ये देखे हैं तो उसी की बात हो रही है। यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा कि वह तारीख, जिस तारीख को संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया होता है उसे अधिनियमित कहते हैं और ऐसे संविधान को ही अधिनियमित संविधान कहा जाता है। लेकिन अलिखित संविधान की क्या बात है, अलिखित संविधान रूढ़ियों परंपराओं का नतीजा होता है, यह नित्य प्रतिदिन विकास की अवस्था से गुजरता रहता है, इसमें संविधान बनने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। देखिए, जो अलिखित संविधान होता है वह नित्य प्रतिदिन क्या होता है, अभ्युदय की प्रक्रिया से गुजरता रहता है, इसमें चेंजिंग परिवर्तन होना, हर पल परिवर्तन होना उसमें स्वाभाविक होता है, संभव होता है, लेकिन लिखित संविधान में ऐसा नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स रहे कि जो लिखित और अलिखित संविधान के बीच में क्या अंतर होते हैं, तो इसको मैंने बताने का इसमें प्रयास की हूँ। तो इसे आप लोग देखकर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि हर लिखित संविधान अधिनियमित संविधान होता है। लिखित संविधान में एकात्मक, संघात्मक या अर्ध संघात्मक तीनों में से कोई भी एक स्वरूप को अपनाया जा सकता है, किंतु वह लिखित संविधान में केवल एकात्मक स्वरूप को ही अपनाया जा सकता है। जैसे इसका यह मतलब है कि जो लिखित संविधान होता है उसके लिए तीनों विकल्प खुले रहते हैं। क्या होते हैं, एकात्मक, संघात्मक या अर्ध संघात्मक, तीनों में से एक किसी भी एक स्वरूप को लिखित संविधान में अपनाया जा सकता है। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है उसमें तो बिल्कुल कन्फर्म होता है कि उसमें सिर्फ एकात्मक स्वरूप ही होगा, इसमें संघात्मक या अर्ध संघात्मक नहीं होगा, ओनली एकात्मक ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो लिखित संविधान में न्यायपालिका के पास जो न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका के पास कार्यपालिका और विधायिका से अधिक शक्तियां होती हैं। मतलब जो न्यायपालिका होती है उसके पास कार्यपालिका और विधायिका की अपेक्षा शक्तियां अधिक होती हैं। लेकिन जो अलिखित संविधान है इसमें सबसे अधिक जो शक्ति है विधायिका के पास होती है, उसके बाद न्यायपालिका के पास होती है, फिर उसके बाद कार्यपालिका के पास होती है। जैसे इंग्लैंड का संविधान है, इंग्लैंड के संविधान में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, विधायिका के पास। लेकिन जो भारत का संविधान आप लोग देखेंगे, भारत का संविधान, इसमें सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। जैसे अभी कोई कानून पूरे बन जाए लेकिन अगर वो संविधान को चुनौती दे रहा है तो बिल्कुल न्यायपालिका उसे खारिज कर सकती है, उसे बिल्कुल पलट सकती है, उसे लागू करने से रोक सकती है, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का जो दारोमदार है वो न्यायपालिका के ऊपर ही होता है। तो ये चीज दर्शाती है कि जो हमारा देश में न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, उसके पास ज्यादा शक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आगे देखते हैं। यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये देखा कि संविधान वास्तव में होता क्या है। संविधान को देखिए हम लोग, संविधान अलिखित अलिखित होता है। लिखित अलिखित होने का मतलब क्या होता है, उसका अंतर क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधान। इसके देखिए संवैधानिक प्रावधान भी होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, संविधान के अंतर्गत ही एक पैरामीटर है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक जो प्रावधान है, देखिए 3 संवैधानिक प्रावधान होते हैं, एक नम्य, दूसरा अनम्य और तीसरा नम्य अनम्य दोनों, मतलब दोनों हो सकते हैं। देखिए लिखित संविधान में तीनों प्रावधान पाए जाते हैं और अलिखित संविधान में केवल नम्य प्रावधान पाया जाता है। वही बात है, जैसे लिखित संविधान में तीनों प्रावधान पाए जा सकते हैं, लेकिन जो अलिखित जो संविधान है उसमें सिर्फ नम्य प्रावधान पाया जाता है। ठीक है, जैसे अपवाद स्वरूप देखेंगे आप, ये अपवाद है जो हमने 3 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये इसका अपवाद है। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित तो है, लेकिन यह पूर्णतः कठोर है, पूर्णतः अनम्य है, रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। और श्रीलंका का संविधान जो है लिखित होने के बावजूद भी पूरे नम्य है। मतलब जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि जो लिखित संविधान की क्या विशेषता है, उसमें तीनों प्रावधान पाए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका का संविधान लिखित होने के बाद भी अनम्य है और श्रीलंका का संविधान लिखित होने के बाद भी नम्य है। भारत का जो संविधान है लिखित है और इसका जो प्रावधान नम्य और अनम्य दोनों है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखें। आगे हम लोग संविधानवाद पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब तक तो हम लोगों ने संविधान क्या है ये पढ़ा और संविधान की जो भी पैरामीटर्स है उसे हम लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि संविधानवाद वास्तव में क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान में, हर एक संविधान में संवैधानिक मूल्य कुछ होते हैं, वैल्यूज होते हैं, और उन वैल्यूज को अगर संविधान से निकाल दिया जाएगा तो हमारा जो संविधान है अलोकतांत्रिक संविधान बन जाएगा। उन वैल्यूज का होना अति आवश्यक होता है और उन्हीं वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, संविधानवाद। ठीक है, लेकिन उस वैल्यूज को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो वैल्यूज हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग उस वैल्यूज को जान लेंगे कि वैल्यूज क्या है। तो देखिए यही है संवैधानिक जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं। देखिए वो वे वैल्यू जो देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली की बात करते हो, वे मूल्य जो विधि के शासन की संकल्पना सुनिश्चित करते हो। विधि के शासन की संकल्पना का मतलब ये है फ्रेंड्स, चाहे कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई कितना अमीर क्यों ना हो, कोई कितना गरीब हो, बिल्कुल, लेकिन जो विधि होता है, जो शासन हो, ये होता है जो संविधान होता है, जो विधि होता है, इसकी नजरों में हर एक व्यक्ति एक समान है, इसकी नजरों में कोई अंतर नहीं है। तो जो इसकी बात करता हो, ऐसे प्रावधान जिस संविधान में निहित हो, ऐसे मूल्यों को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक मूल्य कहते हैं। ऐसे मूल्य जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करते हैं, जैसे हमारे भारत के संविधान में है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करते हो, जो वो सरकार के ऊपर एक नजर रख सके ताकि हमारा देश की जो सरकार है वो निरंकुश ना हो सके। जो इसकी बात करते हो, जो तटस्थ नौकरशाही की बात करते हो। तटस्थ नौकरशाही के मतलब ये है, जैसे हम लोग कल को आईएएस पीसीएस बन जाएंगे तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू बन जाए और उसी की जो चाहे राजनीतिक दल वही कार्य करे। नहीं, उसका फर्ज ये होता है कि जो उचित हो, अपने फर्ज के मुताबिक वो सही कार्य करे। तो ये तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। वे मूल्य जो देश में लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात करते हो। लैंगिक न्याय जैसे स्त्री पुरुष में समानता हो, जैसे भारत की जैसे ही बात नाम लेंगे आप, बिल्कुल विविधता स्त्री और पुरुषों के बीच में मतलब अंतर नजर आ जाएगा। ये सदियों से चला आ रहा है। तो अगर संविधान में ऐसे प्रावधान दिए जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान देकर उनको पुरुष के समतुल्य लाने की बात हो रही हो, तो ऐसे जो मूल्य हैं वो हमारे जो है संवैधानिक मूल्य हैं। सामाजिक न्याय की बात किया जा रहा हो और खुले समाज, ओपन सोसाइटी की बात किए जा रहे हो, तो
इसका जो है ये जो इतना ही नहीं है, बहुत सारे मूल्य होते हैं। तो जिस संविधान में ऐसे मूल्य हों, उस देश का जो संविधान क्या होगा, लोकतांत्रिक संविधान होगा। क्योंकि वो पब्लिक के बारे में सोच रहा है, वो देश के लोकतंत्र के बारे में सोच रहा है, वो आम जनता के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, संवैधानिक मूल्य कहते हैं। तो इसी को हम संविधानवाद कहते हैं। देखिए, संवैधानिक मूल्यों को ही संविधानवाद करार दिया गया है। और जिस देश के संविधान में संवैधानिक मूल्य मौजूद हों, उस देश के संविधान में संविधानवाद की अवधारणा निहित होगी। और जिस देश के संविधान में संविधानवाद होगा, उसे ही हम लोकतांत्रिक संविधान कहेंगे, जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान इत्यादि। और जिस देश के जो संविधान में संविधानवाद नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अलोकतांत्रिक संविधानवाद कहेंगे। इसमें लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, इसे अलोकतांत्रिक कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मानिए ये संविधान है, ठीक, प्लस संविधानवाद बराबर लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान। लेकिन एक दूसरी इक्वेशन देखते हैं, जैसे संविधान है, नहीं माइनस करते हैं इसको, संविधान है और माइनस इसमें से क्या कर दिए, संविधानवाद को हटा दिए। संविधानवाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यूज हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उसे ही हम लोग संविधानवाद कह रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसे हम लोग संविधान से निकाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अलोकतांत्रिक संविधान कहेंगे इसे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो संविधानवाद क्या होता है बेसिकली आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो संविधान होता है, जो ये वैल्यूज होते हैं, इसको जो पालन करते हैं, ठीक है, इसको पालन करने के लिए कितना उस देश की जनता कटिबद्ध है, कितना प्रतिबद्ध है, उसे ही हम मोरलिटी कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज का पालन या अनुसरण कब करेंगे, या तो जबरन करवाया जाता है, या तो इंसान उसको अपने आप करता है। जैसे हमें सड़क पे बाएं चलना है, सड़क पे गंदगी नहीं करनी है, उसे सफाई रखनी है। जैसे जो भी जिस देश में हेरिटेज है, उसकी हमें रक्षा करनी है। तो ये तो मान लीजिए कि कानून बना है। अगर कानून जैसे नहीं बना हो और फिर भी हम उस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, तो ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमारे मोरलिटी, नैतिकता को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो जिस भी देश में जो मूल्य होते हैं, उनके मूल्यों को अनुसरण करने के लिए कितना उस देश की जनता प्रतिबद्ध है, कितना कटिबद्ध है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोगों को अपने माता पिता का सम्मान करना है, बुजुर्गों का आदर करना है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, ये चीज हमारे आचरण में हो। लेकिन अगर कल को ये चीज आचरण में ना हो, हम नहीं ऐसा करेंगे, तो इसके लिए क्या बनेगा, कानून बनेगा। और जब हम दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे या अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें दंड मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो जब मोरालिटी क्या होती है, मोरालिटी का ह्रास होता है, नैतिकता का पतन होता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या दर्शाता है कि हमें कानून बनाया जाता है उस चीज को फॉलो करवाने के लिए, उस चीज का अनुसरण करवाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, मोरालिटी होना, नैतिकता होना ही हमारे देश की समृद्धि को बताता है। हम जितना ही मोरल बनेंगे, उतना ही हमारा देश की क्या झलक मिलेगी कि हमारा देश उतना ही समृद्धि है। लेकिन नैतिकता का अगर ह्रास हो रहा है, उतना ही हमारे देश की समृद्धि का भी ह्रास होगा। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर जो परंपरा होता है, जो परंपराएं होती हैं, संस्कृतियां होती हैं हमारी, अगर वो समृद्ध है, वो खुद इस बेस पे है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को हर चीजें पीढ़ियां सीखती जा रही हैं और इस चीज का अनुसरण करती जा रही हैं, जो एक नैतिकता है, तो उसमें एक कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे महिलाओं का सम्मान करना, उन्हें परेशान नहीं करना,
हमारे हर चीज जो भी सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करना, माता पिता का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, अगर ये चीज अपने आप मेरे अंदर है तो हम ऐसे पे कानून क्यों बनाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो उसके लिए कानून बनाकर जबरन अनुसरण करवाया जाता है। लेकिन जो भी हम लोग अभी संविधानवाद पढ़े हैं, जो मतलब उसकी जो कटिबद्ध है उसके लिए अनुसरण करने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। बेसिकली है बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी हमारे यूपीएससी में आते हैं और पिछले जो सालों में इस पे क्वेश्चन आए भी हैं। और इससे मतलब बहुत सारे ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, निबंध भी इस पर आते हैं। तो निबंध 1000 वर्ड में लिखने के लिए हमें हमारे पास शब्द इतने होने चाहिए। देखिए संविधान, उसी को मैंने यहाँ पे दे दिया है पीपीटी में कन्वर्ट करके, कि संविधानवाद के प्रति कटिबद्धता ही संवैधानिक नैतिकता कहलाती है। संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन किस स्तर तक है, इसके आधार पर ही संविधानवाद का स्वरूप निर्धारित होता है, और इसे ही हम संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए जैसे किसी भी जो देश के संविधान में जितना अधिक संवैधानिक नैतिकता होगी, उतना ही अधिक उस देश के संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन होगा। और संविधान में मूल्यों का अनुपालन होने से संविधानवाद को बढ़ावा मिलेगा, और उतना ही उस देश के संविधान की डिग्री बढ़ेगी, जिस प्रकार अमेरिका का संविधान है। जैसे एक इक्वेशन से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, संवैधानिक नैतिकता है। ठीक, इसके आगे देखते हैं क्या है, संविधानवाद। संविधानवाद क्या है, मतलब संवैधानिक वैल्यूज, संविधानवाद। इसके आगे है लोकतंत्र। ठीक, मान लीजिए इसको लोकतंत्र रखते हैं। तो देखिए अगर संवैधानिक नैतिकता है हमारे अंदर, किसी भी देश की अगर जनता के अंदर मोरलिटी है, हम मोरल है, हम अपने आप अपने विचारों से ही नैतिक हैं, तो हम बिना किसी कानून के ही वो सारी चीजों का फॉलो करेंगे जो कि एक मतलब आदमी को ऐसे ही होना चाहिए, उसके अंदर इंसानियत के नाते ही होना चाहिए। तो इसकी मोरलिटी जितना, जिस देश में जितना ज्यादा कोई मोरल होगा उतना ही अधिक क्या करेगा, मूल्यों का पालन करेगा। तो मूल्यों का पालन करेगा तो ये भी, अगर संवैधानिक नैतिकता बढ़ रही है या ज्यादा है, तो संविधानवाद भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। और जब संविधानवाद बढ़ेगा तो उस देश में लोकतंत्र ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लोकतंत्र बढ़ेगा, इसमें सामाजिक न्याय बढ़ेगा। ठीक है, ओपन सोसाइटी में मतलब इतना लोग डरेंगे नहीं, खुल के रहेंगे बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, एकदम लैंगिक समानता अपने आप आएगी। तो हर एक चीज का जो स्तर है, हर एक चीज में जो कहते हैं कि हर एक चीज कानून ही बदलाव कर सकती है, नहीं, कानून तो बदलाव हर चीज में कर ही सकती है, लेकिन सोसाइटी की भी जरूरत होती है, जो समाज है उसका भी योगदान ज्यादा होना जरूरी है। क्योंकि एक एक पर्सन को पकड़ करके सरकार जो है उसको फॉलो नहीं करवाएगी, ये अपने आप ये जहन में आना चाहिए कि हमें ये कार्य ऐसे करना है। तो जितना ही संवैधानिक नैतिकता बढ़ेगी उतना ही संविधानवाद बढ़ेगा, और उतना ही उस देश का लोकतंत्र बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि इस इक्वेशन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था कि जो संविधानवाद को, जो संविधानवाद हम लोग दिए थे कि संविधानवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए इसके लिए तो बहुत कदम उठा सकती है सरकार, जैसे जागरूकता कार्यक्रम चलाकर, समानता का मतलब सौहार्दपूर्ण जो समानता का जैसे ऐड करवा सकती है, प्रचार करवा सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है। और जैसे स्कूली शिक्षा में समानता का भाव उत्पन्न करवा के बच्चों को एजुकेशन में वो डालकर उसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि देखिए स्कूली शिक्षा से ही इस चीजों का डेवलप होगा। और किसी भी सोसाइटी को, किसी भी समाज को स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो हर एक चीज को हमारे एजुकेशन लाइन में डालना चाहिए, और वहीं से उस चीज का विकास वहीं से अग्रसर होगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने 5 या 6 क्वेश्चन देखे थे आगे, तो इस हमें लगता है कि इस लेक्चर से आप लोग उस क्वेश्चन को
हल कर सकते हैं। बाकी उसमें जो भी मुझे लगेगा कि उस क्वेश्चन को नहीं हल कर सकता है, हल हो सकता है, तो वो क्वेश्चन क्या करेंगे, हम किसी दिन उसको अलग से क्वेश्चन डिस्कस करवा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उस सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसी जो टॉपिक था, इसी से वो रिलेटेड टॉपिक से हमने लिखा है उस क्वेश्चन को, और जो मतलब उसमें आए हुए भी क्वेश्चन है और आने की उसमें संभावना भी हो सकती है, तो उस क्वेश्चन को इससे आप लोग हल कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटी का एक मतलब अलग लेक्चर आएगा और हिस्ट्री का अलग आएगा, मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ। तो आप लोग दोनों लेक्चर साथ साथ देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। और अपना सपोर्ट बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।